ITSR 20 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बायो का। 101 है। बच्चों से पूछा गया है कि किस बेसिस पे फंजाई का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो जब आप फंजाई किंगडम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो उसमें फंजाई के सेकंड पेज पे सेकंड लास्ट पैराग्राफ में जब आप देखेंगे तो लास्ट लाइन में लिखा होगा कि फंजाई को 3 बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। पहला जो है फर्स्ट मार्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, दूसरा मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और तीसरा फ्रूटिंग बॉडी। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए हम चौथे ऑप्शन के साथ जाएंगे ऑल ऑफ दीज, यानी तीनों का तीनों सही है। फोर्थ ऑप्शन सही होगा 101 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। देखिए इसमें क्या पूछा गया। इसमें पूछा गया आपसे कि स्वीट पोटैटो और पोटैटो किसका एग्जाम्पल है। इवोल्यूशन का सवाल है ये। याद रखिए कि जो स्वीट पोटैटो है और पोटैटो, इन दोनों का ओरिजिन अलग अलग है। ओरिजिन अलग अलग है। स्वीट पोटैटो जो है ना, ये रूट का मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। ये रूट का मॉडिफिकेशन है। और जो पोटैटो हम लोग खाते हैं वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो देखिए दोनों का जो ओरिजिन है वो अलग अलग हो गया, क्योंकि एक रूट का मॉडिफिकेशन है, दूसरा स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तो इसमें आप जाएंगे किसके साथ। ऑप्शन दिया हुआ है इसमें होमोलोगस ऑर्गन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एनालोगस ऑर्गन और नेचुरल सिलेक्शन। देखिए होमोलोगस ऑर्गन में ओरिजिन सेम होता है, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। ओरिजिन क्या है, डिसिमिलर है, डिफरेंट है। डाइवर्जेंट भी होमोलोगस ऑर्गन जो हुए हैं, जो बने हैं, वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का रिजल्ट है, तो ये भी नहीं सही होगा। एनालोगस ऑर्गन के साथ जाएंगे। एनालोगस ऑर्गन मतलब ऐसे ऑर्गन जिनका ओरिजिन डिसिमिलर हो लेकिन फंक्शन सिमिलर होता है। देखिए दोनों को खाने में इस्तेमाल करते हैं लेकिन दोनों का ओरिजिन अलग अलग है। आ रही बात, यानी फंक्शन सेम है, फूड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन ओरिजिन डिफरेंट है। तो ऑप्शन जाएंगे सेकंड के साथ, सॉरी थर्ड के साथ, एनालोगस ऑर्गन। तो 102 का आंसर होगा थर्ड, एनालोगस ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसके बाद मार्फोलॉजी का क्वेश्चन है 105। इसमें देखिए रेसिमोज और साइमोज इन्फ्लोरेसेंस के बारे में सवाल है। ये फिगर एनसीईआरटी का प्रिंटेड है पेपर में आपके। देखिए इसमें फिगर से ही आप आंसर बता देंगे, कुछ है नहीं। ये एक एक्सिस है, फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस में जो फ्लोरल एक्सिस यानी मेन एक्सिस है वो टर्मिनेट कर गया है, इसके लैटरल ब्रांचेस ग्रो कर रहे हैं। तो कितना आसान सवाल है ये भाई। आपको पहले से पता होगा कि जिसमें मेन एक्सिस टर्मिनेट कर जाता है और जो लैटरल एक्सिस हैं वो ग्रो करते हैं, तो ये जो है बेसिपिटल अरेंजमेंट है। और बेसिपिटल जो है वो साइमोज के साथ जाता है। तो ऑप्शन पढ़ लेते इसको। द मेन एक्सिस टर्मिनेट इन अ फ्लावर, सही है, दिख रहा है फिगर में, टर्मिनेट हो जा रहा है। द मेन एक्सिस इज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, ये भी सही है भाई। जब टर्मिनेट कर रहा है तो ग्रोथ तो जाहिर सी बात है लिमिटेड होगा। द फ्लावर आर बॉर्न इन अ बेसिपिटल ऑर्डर। देखिए जब मेन एक्सिस टर्मिनेट नहीं करता है, ग्रो करते जाता है, इसको बोलते हैं एक्रोपिटल सक्सेशन। जब ये टर्मिनेट कर गया तो इसको बेसिपिटल बोलते हैं। क्यों नहीं बोलेंगे यार, बेस ग्रो करने लगता है, यानी लैटरल ग्रोथ होता है तो बेस से राइज हो रहा है ना ये, तो ये बेसिपिटल हो जाएगा। आप देखिए 105 में तीनों ऑप्शन सही हैं, तो फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे ऑल आर करेक्ट, यानी सारा का सारा सही है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 108 पे। इसमें आपसे सिमेट्री की बात कर रहा है, ये भी फ्लावरिंग प्लांट का ही, वो मार्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट का सवाल है। पूछा है, एग्जाम्पल दिया हुआ है कैना, कैसिया और धतूरा,
और चिली, इन चारों में सिमेट्री जाइगोमॉर्फिक जो है वो किसकी होती है? देखिए सिमेट्री दो तरह का हो सकता है, ये मैंने आपको उसमें भी पढ़ाया होगा एनिमल किंगडम में, वही सेम बात यहाँ पर भी आता है। सिमेट्री दो तरीके का हो सकता है, एक होता है बाइलैटरल सिमेट्री और दूसरा होता है आपका रेडियल सिमेट्री। रेडियल को ही बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, याद रखिए, और बाइलैटरल को बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। आपसे सवाल पूछा गया कि जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री किसकी है, तो ये तो एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए डायरेक्टली, केसिया की जो सिमेट्री है वो जाइगोमॉर्फिक होती है। तो 108 में जो आप जाएंगे वो ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ चले जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 109, बहुत ही शानदार सवाल है ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। इसमें आपको मैच करना है कि कौन सा सही है। देखिए पहला जो है फर्स्ट दिया हुआ क्राइसोफाइट्स, बात करते हैं इसकी। पहला दिया क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स क्या है भाई? प्लांट लाइक प्रोटिस्टा है, ठीक है। दूसरा दिया हुआ इसके बाद क्राइसोफाइट्स के बाद है ड्यूट्रोमाइसिटीज। फॉल्स फंजाई को बोलते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज फंजाई का एक ऐसा क्लास है जिसमें फॉल्स फंजाई आते हैं। फिर इसके बाद है डाइनोफ्लैजिलेट्स, ये भी प्लांट लाइक प्रोटिस्टा है, इसमें दो फ्लैजिला होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से राइज होता है और दूसरा ट्रांसवर्स एक्सिस से। फ्लैजिला दो तो आपको बहुत जगह मिलेगा, ऐसा अरेंजमेंट कहीं नहीं मिलेगा पूरे बायोलॉजी में। नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसमें दिया हुआ है एस्कोमाइसिटीज। ये भी फंजाई का एक क्लास है, सैक फंजाई बोलते हैं इसको। इसके सामने दिया हुआ है मिलाना है ग्वाइनोलेक्स। देखिए ग्वाइनोलेक्स एक डाइनोफ्लैजिलेट्स है और ये रेड टाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो समुद्र में लाल कलर की लहरें आती हैं वो गाइनोलेक्स की वजह से आती है, क्योंकि ये रेड कलर का होता ही है। मल्टीप्लिकेशन पावर बहुत ज़्यादा होता है तो बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करता है। जब रैपिडली मल्टीप्लाई करेगा तो नंबर बढ़ जाता है और जब वो पानी किनारे की तरफ आती है तो लाल कलर का चमकता है, उसी को बोलते हैं रेड टाइड। फिर इसके बाद आपका ड्यूट्रोमाइसिटीज, इसमें एग्जाम्पल में इसका एग्जाम्पल दिया ड्यूट्रोमाइसिटीज का 3 एग्जाम्पल है, अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। आपका एग्जाम्पल इसमें दिया है ड्यूट्रोमाइसिटीज का ट्राइकोडर्मा, तो आप ड्यूट्रोमाइसिटीज के साथ चले जाएंगे, इसमें मिला देंगे हम ट्राइकोडर्मा से। ट्राइकोडर्मा हो गया। ये ट्राइकोडर्मा एक जगह और दिया होगा बायोलॉजी में, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वहाँ पे पढ़ा होगा आपने। दूसरी बात है इसके बाद क्राइसोफाइट्स। देखिए क्राइसोफाइट्स को तो मिला दिया हम लोगों ने, क्राइसोफाइट्स को मिला देंगे कहाँ से? हाँ, क्राइसोफाइट्स में 2 ग्रुप आता है, एक डायटम्स और एक डेस्मिड्स। डेस्मिड्स को गोल्डन एल्गी बोलते हैं, तो ये क्राइसोफाइट्स का एग्जाम्पल है, मिला देंगे डेस्मिड्स से। डेस्मिड्स आसान सवाल है बहुत। एस्कोमाइसिटीज को कॉमनली नोन है सैक फंजाई बोलते हैं। अब आप ऑप्शन मैच कर लीजिए, मैंने सारा बता दिया कौन किसके साथ मैच होगा। इस हिसाब से ऑप्शन आपका सेकंड थर्ड जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 112। ये भी मार्फोलॉजी का ही सवाल है, नहीं इसमें कई सारी चीज़ें हैं ये, ठीक है। स्टेटमेंट चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कोनिडिया इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन स्पॉन्जेस। देखिए कोनिडिया जो है ना वो एस्कोमाइसिटीज, जो यहाँ पे लिखा मैंने एस्कोमाइसिटीज क्लास के फंजाई में पाया जाता है। जैसे एस्कोमाइसिटीज में पेनिसिलियम आता है, अगर इसका फिगर हम लोग बनाएंगे तो ऐसा फिगर दिखेगा, एनसीईआरटी में बनाया हुआ ये देखिए, ये आपका जो है ये है कोनिडियोस्पोर, इसी को बोलते हैं कोनिडिया। तो कोनिडिया जो है वो किस में पाया जाता है? फंजाई में। किस क्लास के फंजाई में? एस्कोमाइसिटीज। पर्टिकुलर एग्जांपल बताया जाए तो आप क्या बोलेंगे? पेनिसिलियम। तो याद रखिए जो कोनिडिया है वो एसेक्सुअल स्पोर्स तो है, लेकिन ये स्पॉन्जेस में नहीं पाया जाता है, फंजाई में पाया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरे की बात कर लेते हैं, कोकोनट एंड डेट पाम। देखिए कोकोनट इज अ एग्जाम्पल ऑफ मोनोसियस प्लांट। मोनोसियस का मतलब होता है, मोनोसियस एक ऐसा टर्म है, लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, मोनोसियस, डायोसियस, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल।
इस बात को समझिए, मैं आपको समझाता हूँ, आज के बाद कभी डाउट नहीं रहेगा। क्या मतलब है मोनोसियस का? देखिए, मोनोसियस को हम बोल सकते हैं बाइसेक्सुअल। मोनोसियस को बोल सकते हैं बाइसेक्सुअल, मतलब एक ही है। फिर मैंने लिखा डायोसियस, इस डायोसियस को बोल सकते हैं हम लोग यूनिसेक्सुअल। अब कई लोग कहते हैं कि जो मोनोसियस और बाइसेक्सुअल एक ही बात है। बात तो एक ही है, लेकिन यूज अलग अलग जगह होता है। मोनोसियस और डायोसियस हमेशा प्लांट्स के लिए यूज करते हैं, और बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल अगर प्लांट के केस में बात करेंगे तो फ्लावर के लिए यूज करते हैं। ये फर्क है। सवाल आपसे प्लांट के लिए पूछा गया है, आपसे पूछा गया है, सवाल स्टेटमेंट में ये है कि जो कोकोनट और डेट पाम है ये मोनोसियस प्लांट है। मोनोसियस का मतलब क्या निकल गया? बाइसेक्सुअल, यानी बोथ सेक्स ऑर्गन यानी इन अ सेम प्लांट, यानी दोनों तरह के फ्लावर एक ही प्लांट पे होंगे। तो ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि जो क्या कहते हैं कोकोनट, या आप बात कर ले उसकी डेट पाम खजूर की, तो उसमें मेल प्लांट अलग होता है, ये मेल प्लांट अलग है, और फीमेल प्लांट अलग होता है। मेल प्लांट पे मेल फ्लावर है, फीमेल प्लांट पे फीमेल फ्लावर है, इसीलिए दोनों में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। यानी प्लांट यूनिसेक्सुअल है, और प्लांट यूनिसेक्सुअल होगा तो इसको डायोसियस बोलेंगे। आपके स्टेटमेंट में है मोनोसियस, तो ये गलत है। फिर नेक्स्ट आते हैं लाइफ स्पेन ऑफ पैरट। तोता का लाइफ स्पेन पूछ रहा है, 140 साल होता है, 100 दिया हुआ है, तो ये भी गलत है। आते हैं फोर्थ ऑप्शन के पास, ब्रायोफाइलम एडवेंटिशियस बर्ड आर अराइज फ्रॉम द नॉच प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ लीफ। ये तो एनसीईआरटी का फिगर है। देखिए, ये जो आपका ब्रायोफाइलम की लीफ है, इसके यहाँ से नोट से मार्जिन से अराइज होता है, और ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन करता है। इसके लीफ से नए प्लांट बनने की कैपेबिलिटी होती है इसके पास। तो याद रखिए 112 का जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है एक 114 का। देखिए क्या है ये 114। देखिए, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि जिम्नोस्पर्मिक को वो एंजियोस्पर्मिक पढ़ लेंगे, क्योंकि ऐसा सवाल जल्दी आता नहीं है। यहाँ पूछा गया अ जिम्नोस्पर्मिक लीफ कैरीज 16 क्रोमोसोम, यानी एक ये जिम्नोस्पर्म का लीफ है, मान लो लीफ है ये, इसके सेल में कितने क्रोमोसोम है? 16 क्रोमोसोम है। बहुत ही आसान सवाल है, बस सोचना है आपको। एंडोस्पर्म में पूछा है कि कितना क्रोमोसोम होगा एंडोस्पर्म में, तो आप तुरंत क्या सोचेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वही आदत रहती है। और आप तुरंत कहेंगे कि जब एक सेल में 16 है तो n यानी हैप्लॉइड निकालेंगे और कहेंगे 8 हो गया, और एंडोस्पर्म में 3n होता है, और बोलेंगे कि 8 × 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24। ऑप्शन भी मिल जाएगा 24, आप लगा भी देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ये फ्लावरिंग प्लांट के लिए है, ये जो आंसर है फ्लावरिंग प्लांट के लिए, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के लिए नहीं है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट। आपसे पूछा गया जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, याद रखिए जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में जो एंडोस्पर्म है, ये जो एंडोस्पर्म है ये डायरेक्टली डेवलप होता है फीमेल गैमेटोफाइट से। फीमेल गैमेटोफाइट एंडोस्पर्म बनाता है। यहाँ ट्रिपल फ्यूजन नहीं होता है मेरे भाई, यहाँ होगा फीमेल गैमेटोफाइट डायरेक्टली डेवलप हो जाएगा एंडोस्पर्म में। तो जब फीमेल गैमेटोफाइट हैप्लॉयड है तो एंडोस्पर्म भी हैप्लॉयड होगा। जब एंडोस्पर्म हैप्लॉयड होगा तो जाहिर सी बात है आंसर आएगा आपका 8, लगाए होंगे आप 24, तो आपका 114 का आंसर होगा 8, ऑप्शन होगा सेकंड। बात कर लेते हैं नेक्स्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 118। ये एल्गी का सवाल है, प्लांट किंगडम का। एल्गी में सेकंड पेज पे थर्ड पैराग्राफ देखेंगे आप, फ्रॉन के बारे में लिखा हुआ है भाई। ब्राउन एल्गी में ये बात लिखी हुई है, विच आर द फॉलोइंग इज द लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन इन अ ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में एक फिगर बना दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे, ये फ्रॉन्ड हो गया और ये स्ट्राइप हो गया, और नीचे ये जो जुड़ता है होल्ड फास्ट हो गया। ये हो गया आपका
होल्ड फास्ट, ये हो गया स्टाइप, एस लिख दिया मैंने, और ये हो गया फ्रॉन्ड। फ्रॉन्ड क्या है भाई? फ्रॉन्ड जो है ना, ये लाइट एनर्जी को कैप्चर करने की क्षमता रखता है, पिगमेंट इसके पास, और लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बायोलॉजी में? फोटोसिंथेसिस। तो फ्रॉन्ड क्या करेगा? हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। आंसर हो जाएगा आपका, वही पूछा गया लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन कौन है? तो फ्रॉन्ड है। 118 का आंसर होगा फर्स्ट, पहला। अब आ जाते हैं हम लोग, ये सवाल मार्फोलॉजी का है। स्टेमेंस ऑफ ब्रिंजल सो इपीफाइलस अरेंजमेंट। याद रखिए, ये ब्रिंजल का इपीफाइलस नहीं होता है, गलत है। इन इपीफाइलस अरेंजमेंट स्टेमेन आर अटैच टू द पेरियंथ। देखिए ये सही है। देखिए ब्रिंजल जो है ना, आप याद रखिएगा, पेरियंथ उसी में बनेगा मोनोकॉट फैमिली में, और मोनोकॉट फैमिली जो है वो लिलिएसी फैमिली है, जिसमें वीट वगैरह आता है, याद रखिएगा। तो लिलिएसी फैमिली में क्या होता है? देखिए मैं एक फिगर बनाता हूँ आपको। ये आपका हो गया थैलमस, थैलमस में का सेक्शन काटेंगे, सबसे बाहर ये पेरियंथ है, इसके अंदर आपका आ जाएगा, पेरियंथ के बाद आ जाएगा मान लीजिए एंड्रोसियम, फिर उसके बाद अंदर की तरफ है गायनोसियम। पेरियंथ का मतलब जिसमें कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट ना हो, फ्यूज्ड हो, ऐसा मोनोकॉट में दिखेगा, और ब्रिंजल मोनोकॉट का एग्जाम्पल नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत है, असर्शन तो गलत है, स्टेमेन ऑफ ब्रिंजल सो इपीफाइलस नहीं। दूसरा जो रीज़न है ये सही है, इन इपीफाइलस अरेंजमेंट स्टेमेन आर अटैच टू पेरियंथ, सही है ये बात। आ रही बात समझ में? जब स्टेमेन पेरियंथ से अटैच होता है तो इपीफाइलस बोल सकते हैं इसको। आ रही बात समझ में? जब ऐसा हो कि पेटल के साथ स्टेमेन अटैच हो जाए तो इसको इपीपेटलस बोलते हैं। जब टेपल के साथ अटैच हो जाए तो इसको इपीटेपलस बोलते हैं। ये बात मार्फोलॉजी में सब लिखवाया मैंने, एक एक बात। तो इसका 119 का जो आंसर होगा वो फोर्थ हो जाएगा। असर्शन जो है वो फॉल्स है, रीज़न जो है वो सही है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट 123, 123 का। ये फोटोसिंथेसिस का सवाल है। फोटो रेस्पिरेशन से पूछा गया विच आर द फॉलोइंग इज अ फॉर्म्ड ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन के दौरान क्या फॉर्म होता है? याद रखिए, फोटो रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? व्हेन रूबिस्को एक्ट एज ऑक्सीजनेज सच कंडीशन आर कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। क्या होता है इस फोटो रेस्पिरेशन में? देखिए मैं फिगर से बता रहा हूँ। ये रूबिस्को है, दो कुर्सी है इसके पास, एक कुर्सी पे हमेशा एक इसको बैठाता है RUBP को, जो 5 कार्बन का है, और यहाँ इस पे मोस्टली CO2 बाइंड होता है, लेकिन कभी कभी CO2 का कंसंट्रेशन जब कम हो जाता है, O2 बढ़ जाता है, दोनों में रेस लगता है, O2 जीत जाता है और ये आके कुर्सी पे बैठ जाता है। अब क्या होता है, रूबिस्को 5 कार्बन का है, CO2 के पास एक भी कार्बन नहीं है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो हमारा बनता है वो 3 कार्बन का होता है। तो जब CO2 होता है तो 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन है तो 5 कार्बन है, 3 कार्बन का कंपाउंड बनाना है, सिर्फ एक ही बन पाता है PGA 3 कार्बन का, 2 कार्बन का वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, इसका नाम है फास्फोग्लाइकोलेट। तो इसमें आंसर वही जाएगा। देखिए इसमें आपका चला जाएगा, कौन सा क्वेश्चन था? फास्फोग्लाइकोलेट। डायरेक्टली सोचना ही नहीं है, फोर्थ ऑप्शन है, लगा देंगे। जिसको आ रहा होगा वो 2 मिनट में लगा लेगा, फिर नहीं तो सोचते रह जाएंगे। रिवीजन करिए बायो का। देखिए 103 का जो आपका होगा वो फोर्थ आंसर है। आपको ऑप्शन देखना ही नहीं है, आपको आंसर डायरेक्ट देखना चाहिए कि फास्फोग्लाइकोलेट होगा। रिएक्शन याद है, डायरेक्ट आंसर लगा देंगे। चलिए अब आ जाएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस से सवाल है, ये भी आपका मिलेगा वहीं पे फोटोसिंथेसिस में। बहुत अच्छे से पढ़ाया मैंने, एक एक बात पढ़ाई है। एक सवाल ऐसा नहीं है कि बाहर से आ जाए, चाहे यहाँ चाहे नीट में। पढ़िए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, सवाल ये है कि
पहले ये क्वेश्चन देख लीजिए, ऊपर वो मिल नहीं रहा, किधर गया, पीछे गया क्या। ये क्वेश्चन देखिए 127, फिर आते हैं वहाँ पे, अभी नीचे वाला आंसर है, इससे पहले एक सवाल है। स्टेटमेंट पूछा गया द रिस्पायरेटरी पाथवे इज कंसिडर्ड एज एन एम्फीबोलिक। आपको बताया था कि जब पाथवे पूछे तो एम्फीबोलिक, जब रिस्पायरेशन पूछे तो कैटाबोलिक। नोट करके लिखवाया लास्ट में, बातें याद होंगी तुरंत लगा लेंगे सवाल, एक एक बात पॉइंट आउट करके लिखवाया गया है। तो रिस्पायरेटरी पाथवे इज कंसिडर्ड एज एन एम्फीबोलिक पाथवे, सही है। क्यों एम्फीबोलिक है? ब्रेकडाउन भी हो रहा है, फॉर्मेशन भी हो रहा है। ब्रेकडाउन हो रहा है तो कैटाबोलिक, और कुछ बन रहा है तो एनाबोलिक, दोनों को मिला के बोल देंगे एम्फीबोलिक, सही है, पाथवे एम्फीबोलिक है। स्टेटमेंट सेकंड है रिस्पायरेटरी पाथवे इज इन्वॉल्व इन बोथ एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म। बात वही उल्टा कर दिया, वही बात, सेम बात को नीचे लिख दिया, यानी दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो 127 का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद 128 की बात करेंगे। 128 में वही केमी ऑस्मोटिक वाला सवाल है। देखिए मैंने आपको इतना अच्छे से बताया था कि रिक्वायरमेंट जब पढ़ा रहा होगा कि केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या है, तो मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एटीपी के सिंथेसिस को जो हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करता है उसी को बोलते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ये एक परिकल्पना है, कह सकते हैं एक अब तक का सबसे बढ़िया हाइपोथेसिस है जो एक्सप्लेन कर पाता है कि कैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में एटीपी सिंथेसाइज होता है। तो पहली बात मैंने आपको लिखवाई होगी कि केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वही रिक्वायरमेंट ऑप्शन में दिया गया है। पहला रिक्वायरमेंट क्या है, इंटैक्ट मेम्ब्रेन होना चाहिए। दूसरा क्या है कि चैनल होना चाहिए, यानी F1 और F0 पार्टिकल वाला होना चाहिए चैनल। तीसरा क्या होना चाहिए, प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनना चाहिए। और चौथा एटीपेज एंजाइम होना चाहिए। तो याद रखिए कि वही चारों ऑप्शन में दिया हुआ है भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी चारों का चारों सही है। आप 128 में फोर्थ ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इवोल्यूशन का सवाल है। मैंने कहा था ग्राफ आप याद रखिए, ग्राफ से सवाल आया हुआ है सीधा। 131 में क्या है सवाल कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड सीड फर्न वेयर फर्स्ट अपीयर्ड। सीड और फर्न कहाँ अपीयर है, ग्राफ याद है 2 मिनट में बता देंगे। कार्बोनीफेरस, अलग अलग करके स्टार पॉइंट लिखवाया था 10, उसी में ये भी लिखवाया होगा। अब आगे क्रोमोसोम नंबर की बात करें, सेल साइकिल और सेल डिवीजन का सवाल है कि इफ द सेल है 24 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सेल में अगर सेल में, क्वेश्चन नंबर कौन सा ये, क्वेश्चन नंबर 132 पूछा गया, क्या है कि अगर सेल में 24 क्रोमोसोम, एक सेल में 24, बहुत ही आसान सवाल है। 124 नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट G1 में, सेल साइकिल बनाता हूं मैं। ये आपका हो गया, देखिए ये M फेज है, ये G1 हो गया, ये S हो गया और ये G2 हो गया। ठीक है, बात करते हैं 24 क्रोमोसोम है G1 फेज में, यानी ये एक सेल है जो G1 फेज में है, G1 फेज में। इसके पास क्रोमोसोम का नंबर 2n = 24 है। ठीक है, सवाल ये मैं सारा बता दे रहा हूँ, उसी में आंसर आ जाएगा। जब ये सेल G1 को कंप्लीट करेगा तब भी इसके पास क्रोमोसोम नंबर तो उतना ही होगा ना, क्या दिक्कत है, यहाँ क्रोमोसोम नंबर कैसे बढ़ जाएगा। जब सेंट्रोमियर का नंबर सेम होगा तो क्रोमोसोम का नंबर भी सेम होगा। ठीक है, एस फेज में क्या होगा, अमाउंट डीएनए एप्लीकेशन होता है, डीएनए एप्लीकेशन होता है। अगर मान लो यहाँ इनिशियल अमाउंट 2C है, यहाँ भी डीएनए का अमाउंट 2C होगा, लेकिन एस फेज में डीएनए एप्लीकेशन से जो अमाउंट है वो 4C हो जाता है, 4C हो जाता है। कहानी क्या देखिए, बहुत ही आसान कहानी ये वाला, लेकिन क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं होता, उतना ही होगा। अब बच्चे यहीं कंफ्यूज रहते हैं, कहते हैं अमाउंट जब डबल हो गया तो भाई नंबर भी तो डबल होना चाहिए। नंबर कैसे डबल होगा, नंबर नहीं डबल होगा, देखिए कैसे। ये एक सेल साइकिल है, दूसरा मैं कह रहा हूं कि मान लो ये एक क्रोमोसोम है किसी सेल में G1 फेज में। क्रोमोसोम का नंबर कैसे डिसाइड करता है, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। जब ये S फेज में जाएगा
तो इसके पास सेंट्रोमियर तो एक ही होगा, लेकिन क्रोमैटिड्स का नंबर 2 हो जाएगा। मान लो यहाँ 1 क्रोमोसोम विथ 1 क्रोमैटिड्स, ये 2C है। अब यहाँ कहानी क्या है, 1 क्रोमोसोम विथ 2 क्रोमैटिड्स, तो सेंट्रोमियर दोनों का 1 है यानी नंबर 1 है, लेकिन क्रोमैटिड का नंबर बढ़ गया मेरे भाई, तो फिर क्या होगा, अमाउंट जो है वो डबल हो जाएगा, लेकिन नंबर क्या होगा, सेम होगा। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैंने 1 केजी यहाँ पे रखा हुआ है, 10 केजी का एक बोरा रखा हुआ है, और फिर कुछ समय बाद मैंने दूसरे कंधे पर भी 10 केजी का बोरा रख दिया, तो क्या मैं 1 से 2 हो गया क्या, नहीं, लेकिन अमाउंट मैंने 20 केजी अब कैरी कर रहा हूँ। तो सवाल वही है कि G1 फेज में एक ही क्रोमोसोम है, एक क्रोमैटिड्स के साथ, तो अमाउंट 2C है। जब ये S फेज में जाता है तो अमाउंट जो है 2 क्रोमैटिड हो जाता है, जिस वजह से अमाउंट डबल हो जाता है। सेंट्रोमियर में कोई फर्क नहीं आएगा, तो क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट होगा। सवाल तो लग जाएगा आपका। अब क्या करना, देन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर एस फेज, एस फेज के बाद भी कितना होगा, ये सेल G2 फेज में जाएगा तब भी क्रोमोसोम नंबर होगा 24। तो आंसर आपका चला जाएगा। बहुत ही आसान है। कितनी बार ये सवाल कराया मैंने क्लास में, मैं तो क्रोमैटिड का नंबर तक बताया होगा आपको। ये तो बहुत ही आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है इसमें। 132 का आपका आंसर होगा फर्स्ट। आ रही बात समझ में। 24। इसके बाद जो बात करेंगे हम लोग, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 134 की बात कर लेते हैं। 134 नहीं, 135। इसमें सिट्रस की बात करते हैं। देखिए सिट्रस एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा बढ़िया है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का ही सवाल है। लास्ट में जब खत्म होता है, लास्ट पेज पे आपको मिलेगा पॉलीइम्ब्रियोनी। पॉलीइम्ब्रियोनी का सवाल है ये। पॉली बायोलॉजी में कहीं भी आए मतलब क्या होता है भाई, पॉली मीन्स मेनी और एम्ब्रियोनी मीन्स एम्ब्रियो। तो पॉली एम्ब्रियोनी मतलब मेनी एम्ब्रियो। ऐसा सीड जिसमें एक से ज़्यादा एम्ब्रियो हो, ऐसे सीड को बोलते हैं, ये पॉली एम्ब्रियोनी सीड है। कैसे बनेगा ये देखिए। ये मान लो एक ओव्यूल है, इस ओव्यूल में न्यूक्लियस के सेल हैं। ये न्यूक्लियस के सेल डिप्लॉयड होते हैं। ये सेल्स ऑफ न्यूक्लियस हैं। जो सेल्स ऑफ न्यूक्लियस है ये डिप्लॉयड होगा। ये 2n है। इसमें माइटोसिस होता है और माइटोसिस से ग्रुप ऑफ सेल बनेंगे। इसी सेल को हम लोग बोलेंगे, ग्रुप ऑफ सेल बन गया एम्ब्रियो। तो एक तो न्यूक्लियस से बन गया, मान लो ये वाला सेल भी डिवाइड करेगा तब भी एम्ब्रियो बन जाएगा, इससे भी एम्ब्रियो बन सकता है। और एक डबल फर्टिलाइजेशन का अगर जाइगोट बना है तो इससे भी एम्ब्रियो बन जाएगा। यानी कितने, और ये इंटेगुमेंट जब सीड कोट में चेंज होगा तो इस सीड कोट के अंदर कितने एम्ब्रियो दिख जाएंगे आपको, मोर देन 1। इसी को बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। इसका एग्जाम्पल कौन है, नींबू, सिट्रस। लगा लेंगे आंसर। चलिए आपका आंसर यानी किससे, सिट्रस एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम न्यूक्लियस। याद है न्यूक्लियर सेल, सेकंड ऑप्शन चला जाएगा। चलिए इसके बाद जो आपका सवाल है 136। 136 जो है ना, ये फर्स्ट चैप्टर का सवाल है। इसमें ट्राइटिकम एस्टिवम की बात कर रहा है और इसका क्लासिफिकेशन करना है भाई। ट्राइटिकम एस्टिवम कौन है भाई, वीट, गेहूं का साइंटिफिक नेम है। किसी का भी जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरी यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं किंगडम, फिर लिखते हैं, अगर प्लांट है तो फाइलम नहीं लिखेंगे, डिवीज़न, फिर क्लास की बात कर लेते हैं, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पीसीज। मैं पूरा नहीं लिखूंगा, बस एक एक वर्ड लिख देते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं किंगडम, तो कौन सा किंगडम होगा भाई, प्लांट ही, प्लांट में ही जाएगा ना वीट। डिवीज़न कौन सा होगा, याद रखिएगा, ये एंजियोस्पर्मिक डिवीज़न, हायर प्लांट्स है, एंजियोस्पर्म में जाएगा, एंजियोस्पर्मी। क्लास क्या होगा, मोनोकॉट, एक ही कॉटिलेडन होता है इसके सीड में। ऑर्डर की बात करेंगे तो याद रखिए ऑर्डर इसमें जो है पोएल्स आ जाएगा ऑर्डर, और फैमिली पोएसी है, जीनस ट्राइटिकम है, स्पीसीज एस्टिवम है। अब आंसर लगा लीजिए ना, इतना आसान है।
फर्स्ट दिया हुआ एंजियोस्पर्मी ठीक है, मोनोकॉटिलिडन्स ठीक है, पोल्स ठीक है, पोएसी ठीक है, ट्रिटिकम, यानी आप सेकंड ऑप्शन के साथ जाइए 136 का सेकंड। अब इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर ऑर्गेनल्स आर नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। देखिए कितना आसान सवाल है, मैंने आपको पढ़ाया होगा ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स आर 3 टाइप्स, one is no membrane bound and another is single membrane bound and another क्या हो जाएगा आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड। नो मेम्ब्रेन बाउंड में सिर्फ 2 याद करना था आपको, राइबोसोम और सेंट्रोसोम। डबल मेम्ब्रेन बाउंड में आपको याद करना है न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। बाकी जितने बच गए वो सब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। क्या क्या हो सकता है, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पैराक्सीसोम, अनदर आरीबासा एटसेट्रा। सेंट्रोसोम तो सिंगल मेम्ब्रेन नो मेम्ब्रेन में है, तो ऑप्शन लगा लीजिए ना, आसान तो है। राइबोसोम नो मेम्ब्रेन बाउंड है, लाइसोसोम में सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। आंसर देखेंगे, यानी इसमें पूछा गया कि कौन नो मेम्ब्रेन बाउंड, केवल एक राइबोसोम। तो देखते हैं पहला ऑप्शन, वनली राइबोसोम बट नॉट लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। सही है, क्योंकि लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन है और माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है। तो आप ऑप्शन जाएंगे फर्स्ट के साथ। बात कर लेते हैं फैमिली सोलेनिएसी के बारे में पूछ रहा है, 138 क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि फैमिली सोलेनिएसी का कैरेक्टर्स पूछ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो याद रखिएगा इसमें फ्लावर पेंटामेरस है, पेंटामेरस फ्लावर है, ठीक है ना, 5-5 के मल्टीपल में है, 5 सेपल होगा, 5 पेटल्स होंगे और 5 स्टमेन होगा, तो ये पेंटामेरस है। बाइसेक्सुअल होते हैं भाई, बाइसेक्सुअल का मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर में होगा। एक्टिनोमार्फिक है, मतलब रेडियल सिमेट्री होता है इसमें। रेडियल सिमेट्री मतलब किसी भी प्लेन से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 2 इक्वल हाफ में बढ़ जाएगा। हाइपोगाइनस है, मतलब ओवरी इज इंफीरियर, ओवरी नीचे की तरफ होगा, तो इसमें ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। इसके बाद बात कर सकते हैं हम लोग, हाँ, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात की गई है 141 में। याद रखिएगा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 सेल ऑर्गेनल है। एनसीईआरटी की लाइन है यार, जब पढ़ेंगे इसमें क्या पढ़ना है, 4 में चारों का नाम याद होना चाहिए आपको। एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा आपका लाइसोसोम, तीसरा वैक्यूल और चौथा गोल्गी बॉडी। तो 141 का आंसर होगा सेकंड। फिर फ्लावर का डायग्राम दिया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के सेकंड पेज वाला डायग्राम है। देखिए इसमें लेबलिंग करना है भाई, इससे आसान क्या हो सकता है। तो याद करिए इसमें क्या पूछा है कि कौन सा इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है तो थर्ड वाला ऑप्शन देखिए, लॉक्यूल इज प्रेजेंट इनसाइड यू, गलत है ये। अब आ जाएंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात कर रहा है 144 में। इसमें आपका ये सीधा जो डायग्राम है कॉपी पेस्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का। लास्ट में आप देखेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वही वाला डायग्राम है। तो इसमें सीक्वेंस पूछा गया, पहले कौन आएगा, तो भाई बी आएगा, कोई भी बता देगा। सिंगल सेल है जाइगोट, वहीं से डेवलपमेंट शुरू होगा। बी के बाद डी आता है, माइटोसिस होगा तो 1 से 2 सेल बनेंगे। ऊपर वाला जो है वो आपका सस्पेंसर सेल है और नीचे वाला एम्ब्रियो सेल है। तो बी जाएगा, फिर डी जाएगा, फिर आपका पहले एम्ब्रियो जो है वो ग्लोबुलर बनता है तो ए जाएगा, फिर बाद में हार्ट शेप बनता है तो ई जाएगा, फिर बाद में कॉटलेडन नज़र आने लगते हैं तो सी जाएगा। तो आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। अब 2-4 और सवाल है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। 145 का जो क्वेश्चन है 145, ये सवाल इम्पॉर्टेंट है। इसमें स्टेटमेंट पूछा गया है और ये लाइट रिएक्शन का क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस का। इन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन PS1 इज फंक्शनल in which electron is circulated within the photosystem and the photophosphorylation occur। पहला स्टेटमेंट सही है, देखिए कैसे। ये मान लो थैलाक्वाइड का मेम्ब्रेन है, ये PS2 है और ये PS1 है, ये PS2 है और ये PS1। याद रखिए जब लाइट जो है वो 680 नैनोमीटर से ज़्यादा की पड़ती है तो सिर्फ PS1 एक्टिव होता है
और ये अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है ऊपर की तरफ, इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन कैरियर को ट्रांसफ़र करता है, फिर ये ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होते हुए इलेक्ट्रॉन फाइनली PS1 के पास आ जाता है। तो ये साइक्लिक ट्रांसफ़र हो रहा है इलेक्ट्रॉन, इसमें एक जगह पर मेम्ब्रेन पर ATP बनता है। तो देखिए ना कितना बढ़िया दिया हुआ ऑप्शन में, ठीक वही तो लिखा हुआ है, इन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन PS1 इज फंक्शनल। साइक्लिक में देखिए केवल PS1 फंक्शनल है, सही है बात। इन विच इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेट विद इन द फोटो सिस्टम एंड फास्फोराइलेशन अकर। देखिए ये एक फोटो सिस्टम में सर्कुलेट कर रहा है और यहाँ फास्फोराइलेशन हो रहा है। ATP बनने को क्या बोलते हैं? फास्फोराइलेशन। तो पहला वाला ऑप्शन सही है, स्टेटमेंट सही है। दूसरा, साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन अकर इन स्ट्रोमा लैमेली। याद रखिएगा ये आपका ग्रेनल लैमेली है, यहाँ पर भी साइक्लिक हो सकता है। और अगर हम लोग बात करेंगे, ये एक ग्रेना है, ये दूसरा ग्रेना है, दो ग्रेना के बीच में ये स्ट्रोमा लैमेली है, यहाँ पर सिर्फ PS1 होता है। तो यहाँ पर सिर्फ क्या होगा? साइक्लिक ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ चाह के भी नॉन साइक्लिक नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ सिर्फ PS1 है। नॉन साइक्लिक के लिए PS2 का होना भी जरूरी है। तो आपका स्टेटमेंट दोनों सही है, फर्स्ट और सेकंड। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, ब्रायोफाइटा से सवाल है ये कि विच आर द फॉलोइंग द करेक्ट रिगार्डिंग द ब्रायोफाइट्स। याद रखिए ब्रायोफाइट्स में ट्रू रूट स्टेम नहीं होता है, टेरिडोफाइट्स में होता है, गलत है। मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होती है, गलत है। सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर होता है, सही है। 147 का तीसरा सही है, ठीक है। 147 का थर्ड। अब बात कर ले रहे हैं 148। 148 में आपको मैच करना है, तो याद रखिए एक्स एल्ब्यूमिनस जो है, मतलब नॉन एल्ब्यूमिनस की बात करेंगे तो मोनोकॉट एग्जाम्पल में जाता है, लेकिन एक एक्सेप्शन नज़र आता है आपको। चलिए, ग्राउंडनट जा सकता है इसमें, और बी एल्ब्यूमिनस में आपका आंसर जो है वो कैस्टर चला जाएगा। फॉल्स फ्रूट में एग्जाम्पल जो है वो सेकंड स्ट्रॉबेरी, और आपका डी पॉलीएम्ब्रियोनी में मैंगो। तो याद रखिएगा 148 का फोर्थ ऑप्शन सही है। फिर बात करते हैं स्टील की, बात करते हैं। बार बार 4 बार सवाल आ चुका है भाई कि स्टील का मतलब क्या है भाई। एंडोडर्मिस के अंदर का जितना भी पार्ट है वो सब स्टील है। पहला क्या भाई? पेरिसाइकल, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा आपका जाइलम और फ्लोएम, और बीच में पिथ आ जाएगा। तो याद रखिए यही सवाल होगा, नेक्स्ट आंसर लगा देंगे यहाँ से। इसके बाद जो है क्वेश्चन वो सेकंड हो जाएगा, पेरिसाइकल, वस्कुलर बंडल और पिथ वनली। चलिए, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन होगा इसमें, एक और दो क्वेश्चन और। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि कौन जो है वो इनकरेक्ट मैच है। प्लूरोब्रैंकिया सिलेंटेटा का मेंबर है, गलत है भाई। फोर्थ ऑप्शन देखिए ना, प्लूरोब्रैंकिया आता टीनोप्लेना, तो फोर्थ वाला गलत है। फिर आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बायोमोलिक्यूल का सवाल है, आइडेंटिकल पूछ रहा है। एक्स की बात करें, एक्स क्या है? ग्लाइसेरॉल है, सेकंड ऑप्शन देखिए। और वाई जो है इट इज द ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। सेकंड के साथ चले जाएंगे, ठीक है। इतना इसको सॉल्व करिए, क्वेश्चन को जो डाउट है उसको क्लियर करिए, समझिए, ठीक है। और जो भी आपको पेपर टेस्ट में दिया या कराया जा रहा है, जितने भी पेपर हैं बायो के लिए काम करिए कि जितना भी ITS में क्वेश्चन दिए गए और आपको कराए गए, ये सारे पेपर को बिना रिवाइज किए एग्ज़ाम में कभी मत जाइए। पेपर को रिवाइज करिए, और रिवाइज करने के बाद आप यकीन मानिए कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको नीट के एग्ज़ाम में जो एकदम कॉपी पेस्ट होगा। हम लोग के पेपर का कॉपी पेस्ट मिलेगा आपको। तो यकीन मानिए कि जब कॉपी पेस्ट सवाल मिलता है तो उस समय कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई हो जाएगा, क्योंकि लगाते हुए ही आपको लगेगा कि मैं ये सवाल जानता हूँ। फिर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, इंटरनल पावर मजबूत होगा, और आप उस वक्त बहुत अच्छा करके आएंगे पेपर। तो यकीन मानिए पेपर के क्वेश्चंस को रिवाइज करिए, बहुत सारे सवाल ऐसे मिलेंगे आपको जो कॉपी पेस्ट होगा, ठीक है। उम्मीद है आप अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच।